गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तब आप लोग कैसे हैं? ठीक है। अब एग्जामिनेशन में टाइम काफी कम है। थोड़ा कोशिश कीजिए प्रेशर मुक्त रहने का। और जो पार्ट थोड़ा कमजोर है उसको अच्छा कीजिए, थोड़ा करंट पे फोकस कीजिए। कुछ जो आपका अच्छा है उसको भी थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं। इस कम टाइम में इतना सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है। आज जो कुछ क्वेश्चन है वो एंशिएंट का भी है, मिडिएवल हिस्ट्री का है और करंट का है। देखिएगा आप लोग कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? आपके सामने विकल्प है आहार, बागोर, बेलन। उपरोक्त में से कोई नहीं। बेलन कहने का मतलब बेलन घाटी से है। ठीक है। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा नियोलिथिक एज में, चूंकि कृषि नवपाषाण काल की विशेषता है। और भारत में प्राचीनतम कृषि बस्ती का प्रमाण लहुरा देव से है ना। 8000 वर्ष पूर्व धान की खेती का प्रमाण कहा जाता है। विश्व में सबसे पहले धान की खेती का प्रमाण जो मिलता है वो लहुरा देव से ही मिलता है ना। यहां पे पूछ रहा है कि जंगली और बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान के किस्मों के प्रमाण कहां से मिले हैं। तो अभी अभी मैंने बात किया किसके बारे में? बेलन घाटी के बारे में। ये बेलन घाटी का ही क्षेत्र है, यूपी, है ना। यहां पे ही आपको कई साइट के बारे में जानकारी आपको मिलती है, जैसे चौपानी, मांडो, जैसे कोलडीहबा, है ना। यहां से जंगली किस्म के धान की भी खेती के प्रमाण, बोई जाने वाली धान का भी प्रमाण मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। निम्न में से किस महिला द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई? गार्गी, घोषा, अपाला, तीनों वैदिक काल की महिलाएं ही हैं। ये याद कीजिए कि वैसी महिला जो विद्वान थी, स्कॉलर थी, विदुषी थी, वैसी महिलाओं को वेद में क्या कहा गया है? ब्रह्मवादिनी कहा गया है ना। ऋग्वेद में ऐसी महिलाओं का जिक्र हुआ जिसमें घोषा, अपाला, विश्वबारा, सिक्ता, लोपामुद्रा ये सब विद्वान महिलाएं थी। उत्तर वैदिक काल में गार्गी विदुषी महिलाओं की श्रेणी में आती हैं। इसका मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न फिर देखिएगा। प्राचीन काल में विवाह के नियम में से किस स्वरूप में वर द्वारा वधु संरक्षक को एक जोड़ी गाय या एक जोड़ा बैल प्रदान करना पड़ता था? ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत अगर आप देखें तो 8 प्रकार के विवाह की मान्यता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि 8 प्रकार के विवाह का आगमन कब हुआ। तो यह ध्यान रखिएगा कि 8 प्रकार के विवाह का जिक्र न तो ऋग्वैदिक काल में है, न उत्तर वैदिक काल में है। 8 प्रकार के विवाह का आगमन होता है वैदिक उत्तर काल में, यानी बुद्ध काल में, है ना। तो 8 प्रकार के विवाह में ही एक प्रकार है क्या? आर्ष विवाह। इसमें क्या होता है कि इसमें लड़का के द्वारा लड़की पक्ष को एक जोड़ी गाय या बैल प्रदान किया जाता है और तब शादी संपन्न होता है। तो क्या हो जाएगा? आर्ष विवाह हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सद्गुण 23वें तीर्थंकर द्वारा पार्श्वनाथ उपदिष्ट चतुर्याम धर्म में महावीर द्वारा जोड़ा गया? मैं सीधा बोलता हूं। क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ ने चतुर्याम व्रत का विधान दिया था, 4 व्रत का विधान दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर ने 5वां कौन सा सिद्धांत जोड़ा? तो महावीर ने क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, है ना। तो याद रखिएगा, चतुर्याम सिद्धांत किसने दिया? तो पार्श्वनाथ ने दिया, 23वें तीर्थंकर। पंच महाव्रत का विधान किसने दिया? महावीर ने दिया, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध केंद्र बुद्ध के जीवन काल में उनसे सीधे रूप में संबद्ध नहीं था? आपके सामने साइट है, सारनाथ है, उरुबेला है, राजगिरी है। जब आपने बुद्ध की जीवनी को पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा सारनाथ नहीं, सारनाथ हिरण्य कुंज भी उसको कहा गया है। सारनाथ में ही बुद्ध ने क्या किया? प्रथम उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, जुड़ा हुआ है। उरुबेला, उरुबेला पंचवग्गीय भिक्षुओं के साथ बुद्ध ने तपश्चर्या की थी।
पंचबज्ञीय भिक्षुओं ने उनका साथ छोड़ दिया था, आपने पढ़ा, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। राजगृह, उद्रक रामपुत्र, आप पढ़ते होंगे कि जब बुद्ध का निष्क्रमण हुआ वो गुरु की तलाश में थे, तो उद्रक रामपुत्र की संबद्धता भी कहां से, राजगृह से। इसका मतलब है कि सांची डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपका है, प्राचीन भारत के संदर्भ में प्रयुक्त पद द्वितीय नागरीकरण निम्नलिखित में से किसकी नागरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? याद कीजिए, सेकेंड अर्बनाइजेशन आप पढ़ते हैं कब? आप पढ़ते हैं वैदिकोत्तर काल में, पोस्ट वैदिक पीरियड में पढ़ते हैं, 6th सेंचुरी बीसी, है ना। वही दौर है NBPW संस्कृति का, है ना। यही दौर है जब भारत में क्या हुआ, सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ। फर्स्ट अर्बनाइजेशन हड़प्पा सभ्यता को हम जानते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन कहां, गंगा घाटी क्षेत्र में हुआ, और किस संस्कृति के अंतर्गत पढ़ते हैं, NBPW संस्कृति के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, गंगा घाटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा पहलू अर्थशास्त्र में वर्णित नहीं है? अर्थशास्त्र का राइटर कौन, विष्णुगुप्त, चाणक्य? नहीं। अर्थशास्त्र में दुर्भिक्ष के उन्मूलन का जिक्र है। दुर्भिक्ष के टाइम राजा प्रजा के लिए क्या करता है, या स्टेट वेलफेयर स्टेट के रूप में भूमिका निभाता है, इसका जिक्र है। मंत्रियों के गुण, अर्थशास्त्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्री का चयन उनकी योग्यता के आधार पर होता था, कुलीनता के आधार पर नहीं होता था। इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल हुआ अर्थशास्त्र में, उसको कहते हैं उपधा परीक्षण। क्या कहते हैं, उपधा परीक्षण कहते हैं कि मंत्री जिसका चयन करना है उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स रखे जाएं, अगर वो प्रॉब्लम का बेहतर सॉल्यूशन देता है तभी उसका चयन होगा। यानी मंत्री का चयन होता था, मनोनयन नहीं होता था। ये जिक्र भी है कहां, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था का भी जिक्र है ना, चूंकि गुप्तचर के लिए गूढ़ पुरुष शब्द का इस्तेमाल हुआ। दो प्रकार की गुप्तचर का जिक्र अर्थशास्त्र करता है, एक संस्था और दूसरा संचार। जो एक स्थान पे रह के गुप्तचरी करते थे संस्था कहलाते थे, घूम घूम कर गुप्तचरी करते थे क्या, संचार कहलाते थे। लेकिन कृषि पद्धति के बारे में कोई खास चर्चा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस अभिलेख में अशोक बौद्ध त्रयी में अपने विश्वास को स्वीकार करता है? बौद्ध त्रयी, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ के प्रति प्रतिज्ञा करता है कौन, अशोक। विश्वास करता है अशोक। वो किस अभिलेख में जिक्र करता है? याद कीजिएगा, मौर्य काल से जब कभी भी क्वेश्चन होता है तो या तो एडमिनिस्ट्रेशन से होता है या सोर्सेज से होता है। तो सोर्सेज में या तो अर्थशास्त्र से पूछे, मेगास्थनीज की इंडिका से पूछे, या अशोक के अभिलेख से पूछे, है ना। विशेष रूप से आप देखिएगा कि अशोक के अभिलेख में अशोक का 13 अभिलेख कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अशोक का 5th बृहत शिलालेख कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ठीक उसी प्रकार ये लघु शिलालेख है जिसके अलग अलग सब्जेक्ट मैटर हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख से भी पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी हुआ, इसके बारे में जानकारी मिलती है। रोमिनदेई लेख से पता चलता है कि अशोक ने कनक मुनि के स्तूप को द्विगुणित करवा दिया, बौद्ध धर्म के प्रति आस्था थी नहीं। लुम्बिनी क्षेत्र को उद्बालिक घोषित कर दिया, करमुक्त घोषित कर दिया, पता चलता है। लेकिन भाबरू शिलालेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति प्रतिज्ञा करता है, बताता है इसमें मेरी आस्था है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयक स्तंभ कहां लगाए गए हैं? आयक स्तंभ कहां लगाए गए हैं, या आयक स्तंभ कहां स्थापित किए जाते थे, यानी स्तूप के किस पार्ट में आयक स्तंभ होता था? एक चीज ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है आयक स्तंभ का प्रमाण कहां से मिला। तो याद रखिएगा, कहां का स्तूप, अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप एक ऐसा स्तूप है जिसमें मार्बल का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। स्तूप क्या है, बौद्ध आर्किटेक्चर है ना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्तूप का निर्माण एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर होता था, अपराइज्ड प्लेटफॉर्म पर होता था, और स्तूप की मूल आकृति उल्टे कटोरे की तरह, जिसको हम अंड कहते हैं, है ना।
और उसके चारों ओर हम देखते क्या है, वेदिका का विन्यास होता है या फिर तोरण द्वार का विन्यास होता है। चबूतरे पे चढ़ने के लिए क्या होता है, स्टेयर का विन्यास होता है जिसको हम सोपान कहते हैं। तो बड़े चबूतरे पे जिस पे अंड का विन्यास होता है, उसी के बगल में अमरावती में क्या लगाया हुआ है, श्रद्धा स्तंभ लगाया हुआ है। इसी श्रद्धा स्तंभ को हम आयक स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो प्रमाण कहां से, अमरावती से। लगाया कहां गया, स्तूप की मेधी पे। अपराइट प्लेटफॉर्म को क्या कहा गया, मेधी कहा गया, चबूतरा कहा गया। ठीक है, तो स्तूप की क्या, मेधी पे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्राचीनतम पुरालेख जिसमें भूमि अनुदान की सूचना मिलती है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा से संबंधित है। याद रखिएगा, पहले भी यानी मौर्य काल में हमें ब्रह्मदेव भूमि की जानकारी मिलती है। ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि, उनकी जीविका के लिए। भूमि का ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता था, ब्राह्मण को मालिकाना हक नहीं दिया जाता था, बल्कि करमुक्त भूमि क्यों, उनके जीविकोपार्जन के लिए दिया जाता था। लेकिन ऑनरशिप का ट्रांसफर, इनकम का ट्रांसफर, यह विशेषता है मौर्योत्तर काल की, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंड ग्रांट कहते हैं। और इसी के कारण भारत में सामंतवादी प्रवृत्ति का डेवलपमेंट क्रम में। तो फर्स्ट टाइम लैंड ग्रांट जारी करने वाला शासक कौन है, तो सातवाहन शासक। सातवाहनों ने पहली बार लैंड ग्रांट जारी किया। अगर सातवाहनों ने पहली बार लैंड ग्रांट जारी किया तो आप देख सकते हैं, कलिंग का शासक खारवेल हो नहीं सकता, अशोक हो नहीं सकता, कनिष्क नहीं हो सकता है। तो सातवाहन शासक कौन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। परंपरा के अनुसार संगम अलग अलग समय पर फले फूले, यानी संगम का आयोजन हुआ। कौन से स्थान पर तीनों संगम हुआ है, तीन संगम किस स्थल से संबंधित हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। आप पढ़ते हैं संगम काल, साउथ इंडिया में महापाषाणिक संस्कृति के बाद जो हम इतिहास का चैप्टर पढ़ते हैं वो संगम काल कहलाता है। संगम का मतलब क्या होता है, मिलन, विद्वानों का मिलन, है ना। ये संगम नॉर्थ इंडिया का शब्द है, जो कवियों के मीटिंग के लिए, कवियों के अपने संगम के लिए टर्म दिया गया। ठीक है, और उस दौरान कई प्रकार की रचनाएं अस्तित्व में आई। तीन संगम का आयोजन हुआ पांड्यों की राजधानी में, है ना। और आपने पढ़ा होगा कि प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया। दूसरे संगम की अध्यक्षता किसने किया, तो लकपियर ने किया, अगस्त के शिष्य थे। और तीसरे संगम की अध्यक्षता किया, नकीर ने किया। फर्स्ट संगम का आयोजन कहां हुआ, मदुरा में। दूसरे संगम का आयोजन हुआ कपाटपुरम में, और तीसरा संगम का आयोजन फिर कहां हुआ, मदुरा में। इसका मतलब है तीनों संगम का आयोजन इसी दो जगह हुआ। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला प्रश्न। भारत में संवतों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। पहले कौन संवत आया, उसके बाद कौन संवत आया, उसके बाद कौन संवत आया, है ना। याद कीजिए, जब हम बात करते हैं विक्रम संवत की, उज्जैनी का शासक विक्रमादित्य, उज्जैनी का शासक विक्रमादित्य ने जो संवत चलाया वो क्या कहलाया, विक्रम संवत कर चलाया, क्या 57 बीसी में, है ना। कनिष्क के काल में शक संवत आया, कब, 78 एडी में, है ना। आपने पढ़ा होगा 3 and 19, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या गुप्त संवत चलाए, कब, 319 एडी में। और जस्ट 606 एडी में हर्षवर्धन ने भी एक नए संवत की शुरुआत की, क्या कहलाया, हर्ष संवत कहलाया, है ना। अब आप से बना सकते हैं, यानी विक्रम, शक, गुप्त और हर्ष संवत आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला जो आपका प्रश्न है, कनिष्क कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था, निम्न में से कौन से व्यक्तित्व उसकी राजसभा को शोभायमान करता था, उसके राजसभा में कौन थे। अब आप गौर करके देखिए कौन होना चाहिए, है ना। अब ये हेमचंद्र तो गुप्त काल के हैं ही नहीं, तो हेमचंद्र जिसमें है चांस बनता नहीं है। दूसरा, याद कीजिए नागसेन इंडो ग्रीक शासक मीनेंडर के समकालीन था, चांस बनता नहीं है। लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं भी है। अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र और चरक चिकित्सक थे, याद होगा। किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में। वसुमित्र
पार्श, अश्वघोष, ये सब किसके दरबार में? कनिष्क के दरबारी थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से रोमन बस्ती के पुरातात्विक क्या मिले हैं? साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। रोमन बस्ती के साक्ष्य ये पता कैसे चलेगा? अगर उस जगह से रोमन सिक्के मिल रहे हो या उस जगह से रोमन मृदभांड का प्रमाण मिल रहा हो। क्वेश्चन पोस्ट मौर्य पीरियड से है और आपको पता होगा पोस्ट मौर्य पीरियड में कुछ मिट्टी के बर्तनों का आयात होता था, जिसमें आप बात करते हैं एरेंटाइन, M4 और रोलेटेड, 3 प्रकार का मिट्टी का बर्तन था जो पहले क्या इटली से भारत मंगाया जाता था। यह रोमन मृदभांड था। बाद में वहां से कलाकारों को बुलाकर क्या किया गया, यही निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई और इसके पर्याप्त प्रमाण कहां से मिलते हैं? अरिकमेडू से मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा। अगला जो आपका प्रश्न, इनमें से कौन सा एक गुप्त शासक अपनी माता की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था? आपको याद होगा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा में भी रचित है। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। हरिसेन समुद्रगुप्त के काल में महासंधि विग्रहिक था, यानी युद्ध और शांति का मंत्री, विदेश मंत्री, है ना। पढ़े होंगे आप लोग। और याद होगा कि वो समुद्रगुप्त को क्या कहता है अपने प्रयाग प्रशस्ति में? लिच्छवी दौहित्र कहता है, लिच्छवियों का नाती कहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक चोल साम्राज्य का बंदरगाह नहीं था? कौन सा बंदरगाह चोल साम्राज्य का बंदरगाह नहीं है? कावेरी पत्तनम, अब पढ़े ही होंगे, चोल साम्राज्य का बंदरगाह है। महाबलीपुरम, जिसको ममालपुरम कहा गया, है ना। तो ये तो दोनों का चांस बनता है, लेकिन ताम्रलिप्ति ये चोलों का एरिया है ही नहीं, बंगाल में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रलिप्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस एक के साथ कालजयी रचना जीवक चिंतामणि संबंधित है? जीवक चिंतामणि, सबसे पहले तो ध्यान रखना होगा जीवक चिंतामणि किसकी रचना। कई बार क्वेश्चन पूछता है। जीवक चिंतामणि के राइटर का नाम है तिरुक्देवर, है ना, और ये जैन मत से रिलेटेड है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राजपूत राजवंश द्वारा अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुल से जोड़ा गया? अग्निकुल का सिद्धांत कभी आपने पढ़ा होगा। अग्निकुल के सिद्धांत का जिक्र हुआ है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना? चंद्रबरदाई की रचना। इसमें यह जिक्र हुआ कि वशिष्ठ ने, चूंकि दानवों के द्वारा यज्ञ कुंड को बर्बाद किया जा रहा था, तो वशिष्ठ ने एक विशिष्ट अग्निकुंड तैयार किया और उससे कुछ राजपूतों की उत्पत्ति हुई, जिसमें परमार की बात करते हैं, चौहान की बात करते हैं, या प्रतिहार की बात करते हैं, चालुक्य की बात करते हैं। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यही अग्निकुल का सिद्धांत है। अगला दीजिएगा, भारत को इस्लामिक रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक, भारत का इस्लामिक रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक कश्फ उल महजूब तैयार करने का श्रेय जाता है। इसके लेखक कौन है? इस्लामिक रहस्यवाद, इसी को हम लोग पढ़ते हैं सूफी सिलसिला के अंतर्गत, है ना। इस्लामिक रहस्यवाद का चिंतन जो करते थे वो क्या कहलाए? सूफी कहलाए, है ना। और भारत में कई सूफी सिलसिलों का आगमन हुआ, जिसमें चिश्ती सिलसिला काफी लोकप्रिय हुआ। ऐसे सोहरावर्दी भी है, नक्शबंदी भी है, फिरदौसिया भी है, कादरी भी है ना। तो ये कश्फ उल महजूब जो रचना है, ये प्रारंभिक दौर में आने वाले सूफी संत का है, जिनका नाम था अल हुजूरबी। ये 10वीं सदी में भारत आए थे, है ना। क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सूफियों ने बिलायत नामक संस्था विकसित की। ये बिलायत किसको कहते हैं? पूछ रहा है चिश्ती सूफी संत से, है ना। चिश्ती सूफी संत जो थे, इन्हें एक तरह से कहा जाता है क्या? इन्हें बेसरा कहा जाता है। चूंकि सूफी संतों की 2 कैटेगरी होती थी, एक बेसरा कहलाते थे और एक बासरा कहलाते थे। बेसरा कहने का मतलब हुआ ये शरीयत को पूर्ण रूपेण नहीं मानते थे। बासरा इस्लामिक शरीयत को पूर्ण रूपेण मानते थे, है ना। तो ये जो चिश्ती सिलसिला के संत थे, ये समा में विश्वास करते थे, यानी कीर्तन भजन का गायन भी करते थे। ये खानकाह में भी रहते थे।
खानकाह कहने का मतलब क्या, आश्रम कह सकते हैं, खानकाह में रहते थे। पीर मुरीद का इनका अपना संबंध था, गुरु शिष्य परंपरा का भी प्रचलन था। ये विलायत कहते थे राज नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को। यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। अब यहां पे आपके सामने कुछ टर्म है, जैसे इक्ता। आप याद कीजिए, सल्तनत काल में भारत में इक्ता व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। यानी इल्तुतमिश अपने विदित क्षेत्र को सेंट्रल के नियंत्रण में लाना चाहता था, प्रशासनिक व्यवस्था के दायरे में लाना चाहता था, वहां से राजस्व की उगाही करना चाहता था। इसलिए अपने पूरे साम्राज्य को उसने क्या किया, कई रेवेन्यू यूनिट में बांटा, और वही रेवेन्यू यूनिट क्या कहलाया, इक्ता कहलाया। और इक्ता का प्रधान रिक्रूट किया, जिसका नाम क्या हुआ, मुक्ता कहलाया। यह मुक्ता का दायित्व था कि वो अपने इक्ता क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन भी करे और साथ ही साथ वहां से टैक्स की वसूली करे। जो वसूली होती थी उसके एक अंश से वहां के प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करता था, और जो बचता था, फबाजिल कहलाता था, उसे रॉयल ट्रेजरी के लिए भेज देता था, केंद्र के लिए भेज देता था। तो इक्ता नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व का सही है। याद कीजिए, इजारा, इजारा आप समझते हैं, इजारा पद्धति, पट्टे पर भूमि की बात होती है, राजस्व नियत कार्य की एक अनुबंधात्मक पद्धति, ये भी सही है। खालसा क्या है, खालसा क्षेत्र कहने का मतलब है कि राज्य के नियंत्रण में आने वाला क्षेत्र। सल्तनत काल में भी हो सकता है, मुगल काल में भी हो सकता है। तो मुगल सम्राट के सीधे प्रशासनिक अधिकार में आने वाली भूमि खालिशा कहलाता है ना। वहां से प्राप्त इनकम को भी हम क्या कहते हैं, खालसा कहते हैं। आगे देखा जाए, मनसब, मनसब ये दिन अकबर का है। मनसब की गणना जो दो वर्ड से होती है, एक जात और एक सवार, है ना। जात पदबोधक है और सवार उनके द्वारा रखे जाने वाले सैन्य क्षमता से है, घुड़सवार दस्ता से है। लेकिन लिख रहा है सल्तनत प्रशासन में अमीरों की आधिकारिक स्थिति, गलत है, क्योंकि इसका संबंध सल्तनत से है ही नहीं, इसका संबंध मुगल काल से और किससे है, अकबर से है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में लागू नहीं होता था। मुकदमों पर नियंत्रण, खुद मुकद्दम और चौधरी, जिनको आज ग्रामीण मुखिया कहते हैं, उस पर भी नियंत्रण स्थापित करने का अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किया, सही है। राजस्व वसूली के लिए भूमि की पैमाइश करवाई अलाउद्दीन खिलजी ने, बिल्कुल सही है। एक गुप्तचर तंत्र का विकास किया अलाउद्दीन खिलजी ने, यह भी सही है। ये मुनही कहलाते थे, बरीद कहलाते थे, है ना। लेकिन कृषि के विकास के लिए तकाबी ऋण प्रदान करना, अग्रिम ऋण प्रदान करना, जिसके लिए सोंधर टर्म का भी इस्तेमाल हुआ है, यह विशेषता है मोहम्मद बिन तुगलक की, अलाउद्दीन खिलजी का देन नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अगला जो आपका प्रश्न है वो है, निम्न में से किस लेखक का कथन था जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई वह अपनी प्रजा से मुक्त हो गया तथा उसकी प्रजा उससे मुक्त हो गई। कहने का मतलब है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद यह स्टेटमेंट जारी किया गया कि भाई सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। चूंकि काफी बदनाम शासक हुआ करता था, हर मोर्चे पे फेल्योर हो गया, यद्यपि सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा शासक था और प्रयोग धर्मी भी था, बेहतर वैदेशिक संबंध को स्थापित भी करना चाहता था। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि उसकी कोई भी योजनाएं सफल नहीं हुई। तो उसके मरने के बाद यह स्टेटमेंट दिया था किसने, बादायूनी ने। याद रखिएगा, यह स्टेटमेंट किसने दिया, अब्दुल कादिर बादायूनी। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा एक साहित्य सूफी साहित्य का अंग है, सूफी साहित्य से जुड़ा हुआ है। आप याद कीजिए, तबाकते नशीरी अगर आप पढ़ते हैं, तबाकते नशीरी किसकी रचना, तबाकते नशीरी मिनहाज उस सिराज की रचना है ना। उसके बाद आइए, रेहला बड़ा कॉमन है, किसकी, इब्ने बतूता का वृत्तांत है। फुतूह अल सलातीन अब्दुल कादिर क्या ईशामी की रचना है ना। लेकिन खैरुल मजलिस, इसका संबंध है सूफीवाद से, है ना। और खैरुल मजलिस के राइटर कौन, चिश्ती संत हुआ करते थे जिनका नाम था, मैं भूल रहा हूं,
नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, क्या नाम था? नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली। ये सूफी साहित्य मालफूजात का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कौन सी शताब्दी में गियर यंत्रावली का प्रवेश हुआ? गियर यंत्रावली, गियर सिस्टम टेक्नोलॉजी है, 14वीं सदी में मिडियवल दौर में आया। आपने कभी सुना होगा रहट, जो पानी पटाने का काम करता था, पुलिस सिस्टम से चलता था, गियर सिस्टम से चलता था। 16वीं सदी में जब बाबर का आगमन हुआ तो बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी, जिसको आप बाबरनामा कहते हैं, बाबरनामा में भी इस यंत्र पद्धति का जिक्र हुआ है, रहट का जिक्र हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि आरंभ किया गया? गुरुमुखी लिपि आरंभ किया गया, मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं कौन, किसने गुरुमुखी लिपि का, जैसे हम लोग पढ़ते हैं आदि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने, है ना। ठीक उसी प्रकार गुरुमुखी लिपि का विकास सिख गुरु किसके द्वारा? अंगद के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहां पे वो आंसर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस एक मद से दिया जाता था? यह विशेष रूप से विजयनगर का शासक रामराय के काल में वेश्याओं से प्राप्त इनकम से पुलिस को वेतन दिया जाता था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। पॉलीगर, क्वेश्चन है पॉलीगर कौन थे? इसी को कहा गया पलायीगार। नहीं, सैनिक कार्य के एवज में आपने पढ़ा होगा कि विजयनगर राज्य में उनके वेतन के एवज में भूमि दिया जाता था। यह भूमि क्या कहलाता था? अमरम कहलाता था। और अमरन भूमि मिलने के कारण ये सेना नायक क्या कहलाते थे? अमर नायक कहलाते थे। और ये क्या थे? ये भू स्वामी हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक उपाय अकबर द्वारा 1563 ईस्वी में कार्यान्वित किया गया? आप याद रखिएगा, 1562, 1563, 1564, 1575, 1579, 1582। ठीक है, ये सब अकबर के कुछ खास इवेंट से जुड़ा हुआ है ना। याद कीजिए 1562 में अकबर ने युद्धबंदी को दास बनाने पर रोक लगा दिया, है ना। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर पर क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी। 64 में जजिया पर पाबंदी लगा दी। 75 में इबादत खाना की स्थापना की। 79 में मजहर की घोषणा की। 82 दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही की घोषणा की। अब आप खुद देख सकते हैं क्या 1563 में क्या? तीर्थ यात्रा कर पर रोक। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार। ये मेहरुनिशा की मां, नूरजहां की मां अशमत बेगम, मूल रूप से उनके बारे में चर्चा होती है, लेकिन कहा जाता है कि नूरजहां भी गुलाब से इत्र निकालती थी। तो अगर असमत बेगम नहीं है तो नूरजहां हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्कन में पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू की खेती का आरंभ 16वीं शताब्दी में किया गया था। मुगल राजसभा में तंबाकू का धूम्रपान निम्नलिखित में से किस एक कारण से पहुंचा? नहीं, तंबाकू की खेती ये पुर्तगालियों की देन है ना। और याद कीजिए कि मुगल राजसभा में भी तंबाकू पहुंच गया, तो ये तंबाकू किसके कारण पहुंचा? आंसर क्या होगा? बी, दक्कन के सैनिकों ने इसे मुगल अमीर वर्ग में फैला दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? चूंकि अकबर ने कई ऐसे कार्य किए जिसके कारण उलेमा वर्ग नाराज थे, जैसे मजहरनामा की घोषणा की,
कि कोई भी धार्मिक मामले होंगे तो अंतिम निर्णय क्या अकबर का होगा। इसका मतलब अकबर ने उलेमा वर्ग के प्रभाव को समाप्त करने की कोशिश की। उसने सर्वेश्वरवाद पे आधारित क्या दिया, तौहीद इलाही धर्म दिया। ठीक है, यही वजह था कि इसके धार्मिक नीति का विरोध लोकप्रिय सूफी सिलसिला के द्वारा किया गया, और वो कट्टर सूफी सिलसिला था, नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है, इसी के द्वारा विरोध किया गया। आपने नाम सुना होगा किसका, शेख सरहिंदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दादा कोंडदेव के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है। ये शिवाजी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे और उनके क्या थे, गुरु भी थे। ठीक है, आप आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न बनने जा रहा है वो करंट का है और बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। मुझे लगता है आप लोग इजीली बना सकते हैं। कौन सा देश एशिया का प्रथम देश बन गया जिसने हाल में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की शुरुआत की। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की शुरुआत, ये बिल्कुल हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इको फ्रेंडली साबित होगा। एक तो खर्च भी कम आएगा, दूसरा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी काफी कम किया जा सकता है। पहली बार कब, 2018 में ये रिसर्च हुआ। कहां, जर्मनी में। हाइड्रोजन संचालित रेलवे की शुरुआत कहां, जर्मनी में। लेकिन पूछ रहा है एशिया का पहला देश, तो एशिया का पहला देश कौन, चाइना, जहां पे सितंबर 2022 में शुरू किया गया हाइड्रोजन संचालित क्या रेलवे, जिसका स्पीड 160 किलोमीटर प्रति आवर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेलिट ने साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी के साथ गठबंधन की घोषणा की। किसके साथ किया, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग डीआरसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। कौन है, राजीव कुमार श्रीवास्तव, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। चूंकि यहां पे मेन थीम है क्या, यहां मेन थीम है कार्बन उत्सर्जन में कमी कैसे लाया जाए, और दूसरा थीम क्या है, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, है ना। और इसके लिए 19,744 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिजिटल सेवाओं को आधुनिक सुरक्षित बनाने के लिए एचडीएफसी बैंक ने किसके साथ साझेदारी की। किसके साथ किया, किस कंपनी के साथ, गूगल के साथ नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के राजभवन में स्थापित देश का पहला संविधान उद्यान का लोकार्पण किसने किया। यह फर्स्ट संविधान उद्यान का लोकार्पण किसने किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 से 11 फरवरी 2023 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने किया। याद होगा, मोरक्को, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, प्यूमा इंडिया ने हाल में ही किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एलेंजिला जोली, केट विंसलेट, अनुष्का शर्मा और सुष्मिता सेन। आंसर क्या होगा, अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक समय तक काबिज रहने का रिकॉर्ड निम्न में से किसका है। अभी अभी जिनकी नियुक्ति हुई है उनका नाम क्या है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, है ना। लेकिन यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ये इनके फादर है, और सर्वाधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय जनता दल के 12वें अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसका चयन किया गया। याद रखिएगा, जब से राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ तब से लेकर अभी तक लालू प्रसाद यादव ही इसके अध्यक्ष रहे हैं। इसलिए 9 अक्टूबर 2022 को जो मतलब कि सिलेक्शन हुआ अध्यक्ष के पद पर किसका, लालू प्रसाद यादव का ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अक्टूबर 2022 में साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार सोहान करुणा तिलक किस उपन्यास के लिए दिया गया। अब तक भारत मूल के लगभग 5 लोगों को बुकर अवार्ड मिला है ना। और ये द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा
इस पुस्तक के लिए बुकर प्राइज मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये 2005 में ही शुरू किया गया है ना। ये मिला किसको? ये बुकर अवार्ड मिला गीतांजलि श्री को। याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आपका है, हाल ही में नीतीश कुमार की जीवनी, नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर में, जिसे लिखा है उदयकांत मिश्रा ने, इसका विमोचन किसने किया? इसमें नीतीश कुमार की शुरुआती दौर की एक्टिविटी से लेके कैसे कैसे वो सत्ता में आए, कैसे मंत्री बने, ठीक है, ये तमाम चीजों का जिक्र हुआ है। इस पुस्तक का विमोचन किया था किसने? लालू प्रसाद यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से पहला राज्य कौन है जिसमें 100% घरों में नल जल कनेक्शन है? पहला राज्य कौन सा है जहां 100% घरों में नल जल कनेक्शन है? कहां? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार किसान ड्रोन बढ़ावा दे रही है किस कार्य के लिए? खरपतवार नाशियों के छिड़काव के लिए? नहीं। भू अभिलेख के डिजिटलीकरण के लिए? सही है। फसल निर्धारण के लिए? सही है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देशों को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे सूची में रखा गया है? किसे ग्रे सूची में रखा गया? टर्की और यूएई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित में से किस देश का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ? ये तो आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, तुर्की है ना। तो आंसर हो जाएगा क्या? टर्की। बारंबार समाचारों में आने वाले स्विफ्ट विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी क्या है? यह वैश्विक वित्तीय आसूचना एजेंसी है? नहीं। वैश्विक आतंकी वित्त पोषण खोज प्रणाली है? नहीं। वैश्विक शेयर बाजार सूचना साझा प्रणाली? नहीं। वैश्विक मुद्रा अंतरण प्रणाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। P75 या P75 भारत परियोजना किसके निर्माण से संबंधित है? फील्ड गन? नहीं। विमान वाहक युद्धपोत? नहीं। युद्धपोत? नहीं। परमाणु चालित पनडुब्बी? नहीं। ये संबंधित है डीजल विद्युत पनडुब्बी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ब्लू हेलमेट्स क्या है? ब्लू हेलमेट्स ये शांति सुरक्षा से संबंधित है। ये संयुक्त राष्ट्र शांति क्या है? रक्षक से रिलेटेड है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 1950 के दशक में सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था सोशल मार्केट इकोनॉमी का विचार सामने आया? निम्नलिखित में से किस देश ने 1950 के दशक में सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था सोशल मार्केट इकोनॉमी का विचार सामने लाया? आंसर होगा क्या? जर्मनी। ठीक है, तो क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन एक बार आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने बना लिया होगा तो समझ में आया होगा कि कहां पे थोड़ा सा ठीक करना है, तो आप इसको देख के ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।